जी बहुत शुक्रिया तारिक सुल्तान साहब आपका। मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि अब हमारे पास टाइम थोड़ा है, मैं अगले हमारे जो स्पीकर हैं उनको इनवाइट करूंगा। डॉक्टर कैसर शहजाद साहब, ये रॉयल ग्रुप ऑफ चाइना को डील कर रहे हैं। एम्ब्रियो की जब बात की जाती है पाकिस्तान में बफलोस की, तो डॉक्टर कैसर साहब का बड़ा नाम आता है जी। डॉक्टर कैसर साहब से मैं चाहूंगा कि बफलो में एम्ब्रियो पे इनको हमारे पास पाकिस्तान में कितनी कामयाबी हासिल हुई, हमें ये बता दें, और हमें ये भी बता दें कि जो एम्ब्रियोज हैं ये हमारे हिस्से में कितने आएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान एसोसिएशन एसोसिएशन और सरबुलंद डेयरी फीड्स को कि उन्होंने इस तरह के इवेंट का इनेकाद किया। और मैं समझता हूँ कि जो इसकी अगर मैं इस इवेंट की अगर हेडिंग पढ़ूँ तो ऑल पंजाब बफलो हार्ड बुक एंड मिल्क रिकॉर्डिंग कंपटीशन। ये पहले मिल्क रिकॉर्डिंग कंपटीशन ज़रूर होते थे, लेकिन ये हार्ड बुक का मैं देख रहा हूँ एक नई चीज़ है और मैं समझता हूँ ये ज़रूरत थी। और मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आपने इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज किया कि जिसके लिए हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि जी मिल्क रिकॉर्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा दूसरा मैं आपको एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊं कि जी सबसे पहले तो एक्चुअली मैं एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी में सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा चौधरी इरफान गुज्जर साहब का और सरबुलंद साहब का कि इन्होंने हमारी हेल्प की। हमें पहला जो पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए फैसलाबाद में हमने पूरे इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा। जब सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने ये देखी कि जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, मैं अगर चाइना का लिटरेचर पढूं, इटली का पढूं, इंडिया का पढूं, तो मुझे पता चलता है कि अगर हम एक ओवम पिकअप करते हैं तो उससे कोई तकरीबन हम भैंसों में कोई 4 एग्स या ओवोसाइट्स निकाल सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर जब मैंने अपनी एवरेज कैलकुलेट की दोनों फार्म्स की, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फार्म्स की एवरेज निकली कि हम एक जानवर से हम 8 ओवोसाइट से ले सकते हैं। 8 ओवोसाइट से फिर हम उसके एम्ब्रियोज कितने बना सकते हैं? 8 ओवोसाइट से हम तकरीबन 3 एम्ब्रियोज बना सकते हैं। अगर उन तीन एम्ब्रियोज को अगर हम फ्रेश ट्रांसफर करेंगे तो हमें तकरीबन 1.5 प्रेगनेंसी मिलेगी। और अगर हम फ्रोजन यानी कि अगर हम उन्हें प्रिजर्व कर लें और फिर हम उन्हें ट्रांसफर करें तो हमें 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर करने पे हमें कोई 1 प्रेगनेंसी मिलेगी। तो ये बेसिकली अभी तक के हमारे पाकिस्तान के रिजल्ट्स हैं। लेकिन हमने इस एक्सपेरिमेंट में ना सिर्फ इसमें एक हौसला अफजा रिजल्ट्स लिए, लेकिन ये रिजल्ट्स के साथ साथ हमने जो हमारे अंदर की वीकनेसेस थी वो भी हमने आइडेंटिफाई की। और मैं समझता हूँ कि जब हम अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव कर लेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो भैंसों में जो एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी है ये किसी भी तौर पे कैटल से कम नहीं है। थैंक यू सो मच। जी 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 अच्छा, बफलो में जो हमारा एक्चुअली पूरा जो प्लान है वो है तकरीबन हम $5 बिलियन की हम इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते हैं। और इस $5 बिलियन और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहला फार्म जो कि खान का डोगरा में हमने बनाया है और हम उसे इंशाल्लाह स्टार्ट हमने उसकी टोटल कैपेसिटी जो रखी है वो तकरीबन 4,500 जानवरों की कैपेसिटी रखी है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जून 2023 में हमारे पास तकरीबन 1,000 दूध देने वाले जानवर उस फार्म पे मौजूद होंगे। अच्छा, एक मजीद उसके साथ खुशखबरी है कि हम दिसंबर 2023 में हम अपना एक डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट लगाने जा रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली होगा बफलो मिल्क के लिए। तो ये बफलो फार्मर्स के लिए ये खुशखबरी है कि चूंकि अब डेयरी जब हम इसकी स्पेसिफिकली बफलो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं भैंसों के लिए, तो उससे यह है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दिसंबर 2024 में भैंसों के दूध की कीमत जो होगी वो इंतहाई रिजनेबल होगी, जो कि वक्त की जरूरत है। क्योंकि इस वक्त बफलो के दूध की वो कीमत नहीं है जो नहीं होनी चाहिए, जिस वजह से जो है वो अगर बफलो के दूध की कीमत जिस तरह की सारी दुनिया में गायों से तकरीबन 3 गुना ज्यादा है, अगर वो पाकिस्तान में भी हो तो बफलो जो है एक इकोनॉमिकली वायबल जानवर है। और इंशाल्लाह ये 2024 में होने जा रहा है। थैंक यू सो मच। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपको साथ साथ ये इन्फॉर्म करता चला जाऊँ, आपने जो हमारे फॉर्म पे एम्ब्रियो ट्रांसफर किया था हमने चेक कर लिया एंड वी हैव फाउंड पॉजिटिव एनिमल्स एज वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आपकी एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी के जो प्रेग्नेंट एनिमल्स जो हैं
वो एसपी भी हमारे पास मौजूद हैं। मैं अब दावा देना चाहूंगा डॉक्टर मकसूद अख्तर साहब को, जो डायरेक्टर हैं LPRI बहादुर नगर। मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूं कि आप चूंकि ब्रीडिंग जेनेटिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर बात की जाए पाकिस्तान में बफलो जेनेटिक पूल, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में किधर खड़ा है? सर प्लीज। बहुत मेहरबानी जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और महकमा लाइफस्टॉक पंजाब की तरफ से आज के इस इवेंट के मेज़बान जनाब शरद जी जसपाल साहब, बफलो ब्रीडर एसोसिएशन, खसूसी तौर पर उनके जनरल सेक्रेटरी सनी साहब, पीर इसरार साहब, जनाब इरफान गुज्जर साहब, सलीम साहब, डोगर साहब, और खसूसी तौर पर PDF के जनरल सेक्रेटरी जनाब फारूक सुल्तान साहब, उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने आज फिर एक दफ़ा बफलो ब्रीडर, बफलो डेवलपमेंट के जितने भी स्टेक होल्डर थे उनको एक जगह इकट्ठा किया। इसमें कोई शक नहीं कि हम काफ़ी देर से इंटरनेशनल और नेशनल भी बफलो कांग्रेस करवाते रहते हैं, मिलत कंपटीशन भी करवाते हैं, लेकिन जो स्टेक होल्डर जिसमें प्राइवेट सेक्टर, टेक्निकल, महकमा, जितने भी लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इवन ये डोगर साहब, मुझे आज ही पता चला है कि ये बफलो के दूध का रेट भी निकाले थे, जो हमारा सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम था मार्केटिंग का, तो वो भी आज यहाँ मौजूद है। और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ, मुझे 30 साल सर्विस हो गई है और तकरीबन उसमें से 20-25 साल मेरा बफलो पे काम है। हम हमेशा अपने बफलो की और कैटल की तरक्की को इंडिया की जो होस्टियन एसोसिएशन ने जो डेवलपमेंट की है, होस्टियन फ्रीजियन ने 1930 में, जितना अच्छा उन्होंने अपनी उस कैटल को, जिसको हम आप इस बहुत ऊपर रैंक करते हैं, जितना टाइम उन्होंने लिया, मेरा ख्याल है हम अपनी बफलो पे जिस तरह काम कर रहे हैं मिलजुल के, मेरा ख्याल है कि हम 70 साल में नहीं, हमने 20 साल में इंशाल्लाह अपनी बफलो को वहां पहुंचा देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि 2009 में जब ये फर्स्ट टाइम बफलो ब्रीडर एसोसिएशन और बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये ख्वाब लगता था, हम लोगों को कहते थे कि ये बफलो ही एक ऐसा है जानवर है जो हमारे गरीब ये आमदन का जरिया है और इस मुल्क की आमदन को बढ़ाने का सबसे बड़ा सोर्स है। और हम ये भी कहते थे कि ये एक ऐसी है, बफलो हर घर में एक फैक्ट्री है जो कि मुजरिला चीज और वैल्यू एडेड प्रोजेक्ट की, जिसमें दूध दही की एक फैक्ट्री है, हमारी कोई बात नहीं मानता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 2-3 साल में आप देखें कि जिस तरीके के साथ ये सब लोगों ने मिलके इसको जहां से उठा के जहां पहुंचा दिया है, मेरा ख्याल है कि अगले 10 साल में हम मजीद इसमें बेहतरी ले आएंगे। आज ये वाहिद कंट्री है, अगर हम बफलो की बात करें तो दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक के पास मेजर बफलो है, 91% सिर्फ पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के पास है। बाकी 9% में कह रहे 3-4% जो है श्रीलंका, बांग्लादेश में, और सिर्फ 3% ऐसी हैं जो कि ब्राजील या यूरोप या दूसरे मुल्क में पाई जाती हैं। तकरीबन 210 मिलियन में से 91% है और हमारा उसमें दूसरा नंबर है। लेकिन अगर हम दूध की बात करें तो डेयरी के हवाले से हमारा बफलो में दूसरा नंबर है, अगर हम तादाद के हवाले से करें इंडिया के बाद। लेकिन अगर दूध के जानवरों की बात करें तो हम सबसे टॉप पे हैं, क्योंकि जो उनके पास मुरा, सूरतवती जो और जाफराबादी जो 3 ब्रीड्स हैं, वो हमारी नीली रावी से भी कम उनकी तादाद है। वो ज्यादा बफलो जितनी भी हैं वो मीट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वो उनके एथिक्स इशू है कि वो स्लॉटर नहीं करते कैटल को, उनका ज्यादा जोर जो है वो उसी पे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, अगर हम बेहतर थे दुनिया में, और सबसे बेहतरीन ब्रीड भी हमारी तरफ, ना सिर्फ के हमारे लेवल पे, USA में यूरोप में भी ये जेनेटिकली साबित हो चुका है कि जो दूध के जीन नीली रावी भैंस में है वो मुरा या किसी और में नहीं है। और अगर प्रोडक्शन वाइज भी देखा जाए तो आप देखें कि 2009 में जो टॉप पे थी वो 40 लीटर थी, फिर 46 हुई, फिर 48 हुई, और इस वक्त भी हमारी बफलो का 36 साल में 52 लीटर जो है इस वक्त टॉप रिकॉर्ड है, इसको कोई भी अभी तक तोड़ नहीं सका। और इंशाल्लाह
कोरोना क्राइसिस की वजह से या इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हम उस तरह अपने जेनेटिक पोटेंशियल को आइडेंटिफाई नहीं कर सके, उस तरह के लेवल के, नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के हम इवेंट नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमारा ये, लेकिन मुझे यकीन है कि इस साल हमने कोशिश की थी कि 2022 में जो इंटरनेशनल बफलो कांग्रेस हो रही है वो पाकिस्तान में हो जाए और हम इस तरह लेवल का कंपटीशन करवाएं, लेकिन वो वेनेजुएला वाले ले गए। अब 2026 में हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करानी है और बहुत बड़े लेवल का कंपटीशन कराएंगे और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि यह 52 नहीं रहेगा, ये 70 से अबव है। जिस तरह इरफान गुज्जर साहब की पहले रोटी ने 28 विकेट दिया है 24 घंटे में, आज 11 ने जो परफॉर्म दिया है, मुझे 100% यकीन है कि जब ये मैच्योर इक्विवेलेंट दूसरे तीसरे सूबे में होगी, ये पहली का है, जब इसको हम 1.5 गुना ज्यादा करें तो ये 70 से कम नहीं होगी। और दूसरी जो बात मुजम्मल साहब ने की है, हमारे पास बेहतरीन जेनेटिक पूल है। एक वक्त ये था कि हमने 2009-12 में समी साहब, जसपाल साहब, ये यकीन है कि हमारे जो सरकारी SPU के सीमन था तो वो लोग नहीं लेते थे, इसलिए कि इनकी ब्रीड बहुत अच्छी थी, हमारे पास जानवर अच्छा नहीं था, ये कहते हम अपनी नस्ल खराब नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, इनको अच्छी प्राइम प्राइस पे इन्हीं के हमने कट्टे SPU पे है और आज जो भी 10/10 रही जितना भी है वहां भी बेहतरीन जेनेटिक पूल मौजूद है। और ब्रीडर एसोसिएशन के पास जिस तरह समी साहब, हाजी सईद उतयाना साहब हैं, जसपाल साहब, लगारी साहब मरहूम, उनके पास तो बहुत जबरदस्त है। 5 स्टार ग्रुप बना हुआ है, वो शिफ्ट करता है, 3 स्टार ग्रुप किया है। तो ये लोगों में जो ये शऊर पैदा हो गया कि हमने अगर अच्छा नस्ल का सांड रखेंगे तो फिर ही हमारी बेहतरी आएगी और ये अब बफलो में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। और अब IVF आने के बाद कि हमने अच्छी जानवरों के ओवम भी लेने हैं, सीमन के साथ ओवम भी करना है, ताकि हमने 50% से, अगर हम सीमन को यूज करें तो 50% जेनेटिक ट्रांसफर होता है नेक्स्ट में, तो वो जरा बड़ी स्लो प्रोग्रेस थी। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, चाइना के हम शुक्रगुजार हैं, राय ग्रुप के, उन्होंने आके हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग की है। तो जब IVF के जरिए हमने 50% अच्छी अलीफ बफलो भी ले लेंगे तो ये तरक्की डबल हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब हमें 70 साल में नहीं, हमें इंशाल्लाह 20-30 साल में हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। हर्डबो का हमारा बहुत बड़ा इशू था, लोग हमारी बात नहीं मानते थे, कहते थे कि ये जुबानी बातें करते हैं कि ये हमारी भैंस इतना देती है। हर्डबुक एक ऐसी चीज है, ऑथेंटिक चीज है कि जो आप शेयर करते हैं पूरी दुनिया में और वो एक रिकॉर्ड होती है और चैलेंज होता है कि आप आके चेक करें। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, हो रहा है कि पहले बफलो ब्रीडर एसोसिएशन ने भी हर्डबुक बनाई है और अब ये दूसरा PDF वाले भी कर रहे हैं। तो जितनी भी नई इंटरवेंशन हैं, IVF हो, सीमन हो, सेक्स सीमन हो, ये हर्डबुक हो, IVF हो, तमाम की तमाम जो है, और मार्केटिंग का बड़ा इशू था। हम जेनेटिक बेहतर भी कर रहे थे लेकिन न्यूट्रिशन का इशू था। न्यूट्रिशन में भी अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि अगर जानवर अच्छे रखने हैं तो उसको दूध लेने के लिए उसी तरह खुराक देनी पड़ी। लेकिन ये दोनों चीजें थी, हमारी बहुत बड़ी एफर्ट थी, इवन नेशनल असेंबली तक भी और सेनेट तक भी, गवर्नमेंट तक हम अप्रोच करते थे ब्रीडर एसोसिएशन वाले के, मिल के डिपार्टमेंट इसका रेट बेहतर किया जाए। लेकिन अब वो भी अवेयरनेस आ गई है और इंशाल्लाह ये रेट भी अब बेहतर हो रहा है। जो रेट बेहतर होगा, जेनेटिकली सुपीरियर जानवर आ जाएंगे, फीडिंग बेहतर हो जाएगी, प्रोडक्शन हो जाएगी। और हम श्योर हैं कि हमारा जो पहला एम था कि हमने इस मुल्क की अगर इकोनॉमिक बेहतर करनी है तो हमें बफलो को डेवलप करना है, गुर्बत खत्म करनी है तो बफलो को डेवलप करना है। इंशाल्लाह हम इस अपने मिशन में कामयाब होंगे। मैं एक दफा फिर सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा।